ये आपके पास इतलात हैं या आपके पास शवाहिद हैं? जो काम अभी होना होता है उसके बारे में इतला होती है। सही है। और इतला ज्यादा से ज्यादा मुसद्दिका हो सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम आपने कोई ना कोई सबूतों की बुनियाद पर लिया होगा ना? जब मुसद्दिका इतलात आप कहते हैं तो वो क्रेडिबल सोर्सेज से आती हैं। सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी थे, कमर जमान कहरा साहब थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अदालत को कह रहे थे कि आप सुमोटो ले। सर, आप अदालत क्यों नहीं जाते इस सारे मामले को लेके? ये बड़ा ही सीरियस इल्जाम है और फिर उस शख्स पर इल्जाम है कि जो दहशत गर्दी का विक्टिम रहा है, भागने कोई नहीं देगा। ये इल्जाम उन्हें साबित करना पड़ेगा। पंजाब और केपी में इंतखाबात मौखर किए जाए। इलेक्शन से हमें क्यों जरूरत है कि हम उसे डिले करें? बिल्कुल खास साहब, आर्टिकल 6 तो लगने चाहिए इस मुल्क में। आपको लग रहा है 265 पे रुका रहेगा डॉलर या इसके नीचे आने के कोई इम्कानात हैं? आलमी मंडियों में डॉलर ने तकरीबन हर करेंसी की पिटाई की है। डॉलर की सप्लाई है, वो सप्लाई जो है वो 31 अरब की है, जो डिमांड है 75 अरब की है। तो इसका मतलब कि रुपए के ऊपर मुसलसल प्रेशर रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, प्रोग्राम का आगाज करते हैं असल खबर से। शरीफों की पार्टी जो 3 दिहाइयों से मुल्क में जारी थी, अब अपने होम ग्राउंड में बका की जंग लड़ेगी। पंजाब असेंबली के इंतखाबात अप्रैल में होना है, जबकि ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का जख्म अभी तक ताजा है। माशी तबाही ने भी यह इलेक्शन नून लीग के लिए खासा मुश्किल बना दिया है, जो कभी कौमी पार्टी कहलाया करती थी, अब एक सूबे में कैद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। लंदन में बैठी क़यादत मुल्क के बदलते सियासी और माशरती हालात से बेखबर है। अब इसकी तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ बयानियां मजबूत करने पर है, जो उसकी राजधानी में नौजवान और मुतवस्सित तबके को खानदानी सियासत से छुटकारे की राह दिखा रही है। नवाज लीग के हाथों से वक्त तेजी के साथ निकल रहा है और शरीफ बरादरान सारी क़यादत खानदान में रखने पर बजिद है। मरियम कितनी ही काबिल, कितनी ही समझदार क्यों ना हो, पार्टी में क्या कोई ऐसा बड़ा नहीं है जिसको एक बड़ा ओहदा मिल सके? 3 दिहाइयों से मौजूद सियासतदान बेचैन नजर आते हैं कि हमें कोई बड़ा ओहदा क्यों नहीं मिलता। क्या कोई सीनियर सियासतदान नहीं है जो कि इस ओहदे का अहल हो, वजीर आजम हो या फिर वजीर आला? बात शरीफों से शुरू होती है और शरीफों पर आकर ही खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों है? और तो और जनाब, पार्टी यूथ विंग का सरबरा भी कोई और नहीं बल्कि 60 साला दामाद कैप्टन सफदर है। समधी इस आगदार को वजीर खजाना लगाने का फैसला भी नवाज शरीफ ने किया। ऐसे में इलेक्शन की बका के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कदमों पर चलकर एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां आवाम में मकबूल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लंदन में तकरीबन 4 माह क़याम, यूरोप में छुट्टियां गुजारने और सर्जरियां करवाने के बाद चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का ओहदा लिए मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान वापस तो आ गई, जिनका नून लीग के कारकुनों ने पुरतगवा इस्तकबाल भी करने की कोशिश की। पाकिस्तान आमद पर मरियम नवाज ने खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें की, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि नवाज शरीफ को एहसास है कि मुल्क में महंगाई है, बिजली गैस और रोटी महंगी है। सवाल ये, मरियम नवाज साहिबा, क्या आप लोगों ने इमरान खान से हुकूमत यह महसूस करने के लिए ली थी कि मुल्क में बिजली गैस और रोटी कितनी महंगी है, यह महंगाई खत्म करने के लिए ली थी? आपकी हुकूमत के 9 माह से पहले पाकिस्तान में महंगाई भी काबू में थी, हर शुबा मुनाफे में था, सरमायाकारी आ रही थी, बिजली गैस और रोटी भी सस्ती थी, 10 लाख का हेल्थ कार्ड भी आवाम को मुयस्सर था, लंगर खाने थे, पनागाहें भी मौजूद थी, सब चल रहा था। मुल्क की ज़खायर 16 अरब डॉलर्स थे। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब को एहसास हुआ कि नहीं यार, ये काफी नहीं है, अभी बहुत कुछ होना चाहिए, मजीद रिलीफ मिलना चाहिए, और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक से हटा दिया गया। आज 9 माह से आपकी हुकूमत है, लंगर खाने बंद हैं, पनागाहें बंद हैं, हेल्थ कार्ड बंद है, महंगाई बेकाबू है, बिजली गैस और रोटी सब कुछ महंगी है। जो ज़र बादला के ज़खायर खान साहब के दौर में 16 बिलियन डॉलर्स पर वो छोड़ के गए थे, आज 3 बिलियन डॉलर्स रह गए। और नवाज शरीफ साहब इस तबाही पर इतने सदमे में हैं, आप यकीन जानिए, आप देख सकते हैं वो इतने सदमे में हैं कि नवाज शरीफ साहब कौम के लिए इतने गमज़दा हैं कि शायद हर वक्त सकते में रहते हैं, जबरदस्ती खुश होने की कोशिश करते हैं। उनको कौम और मुल्क का इतना दर्द है कि कोई हाथ मिलाए तो ये याद ही नहीं रहता कि भाई हाथ छुड़ाना भी है।
नवाज शरीफ की नाअहली के बाद भी मुस्लिम लीग नून ने 5 साल मुकम्मल किए और मुल्क डिफॉल्ट के करीब छोड़कर चली गई। आज भी हुकूमत के तमाम फैसले नवाज शरीफ करते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे आप उनको इन तमाम सर सूरत हाल से बरी जिम्मा करार दे सकते हैं? ऐसा क्या है जो वो लंदन बैठकर कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान आकर नहीं कर सकते हैं? जनाब, एक और इल्जाम आज जनाब गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर लगाया कि जनाब उनकी जान के दर पर है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, और उनके बकौल जितना पैसा जरदारी साहब ने करप्शन में कमाया है वो तमाम दे दिया है। ये एक सीरियस एलिगेशन है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर मजीद बात करेंगे। जनाब तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ मौजूद हैं, हसन खबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे हसन मुर्तजा साहब। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू हसन खबर साहब, सर ये महंगाई डॉलर ये तमाम चीज़ों की तरफ मैं आऊँगा, लेकिन पहला सवाल सर मेरा आपसे ये आपके पास इतलात हैं या आपके पास शवाहिद हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खान साहब की जान लेने के लिए बाकायदा पैसे दिए, क्योंकि खान साहब ने कहा कि करप्शन का पैसा उनके पास बहुत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इतलात ही होती हैं और जाहिर है कुछ इतलात ऐसी होती हैं जो मुसद्दिका होती हैं, और अब वो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, और सारी बात मेरे ज़ाती इल्म में भी नहीं है कि कहाँ से वो इतलात आई हैं। लेकिन देखें, बात यह है कि इमरान खान ने तो पहले भी बताया था कि क्या प्लॉट था उन पे कातलाना हमले का और उन्हें कत्ल करने का, और एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा था आप ये देखें, उसके बाद वही वाक़यात एक एक करके हुए। तो लास्ट टाइम जो हमें इतलात आई थी वो भी मुसद्दिका थी। अब मुल्क का सबसे बड़ी पार्टी का लीडर जिस पे कातिलाना हमला हो चुका है, उसको गोलियां लगी, वो उससे रिकवर कर रहा है, जब वो ये बताता है कि जो मेरी जान को खतरा है और ये इल्जामात हैं, तो क्या हुकूमत का ये काम है कि उसमें से सिक्योरिटी वापस ले? सर मैं इस बात से बिल्कुल आपकी एग्री करता हूँ। 500 के करीब उन पर नफरी तैनात थी और ये 3 शिफ्टों में काम करती थी। अब इसको कम करके गालिबन 50 के करीब कर दिया गया है। लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम आपने कोई ना कोई सबूतों की बुनियाद पर लिया होगा ना, क्योंकि पार्टी के को चेयरमैन है वो, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सबूत तो मौजूद होगा ना। फिर मैं जनाब हसन मुर्तजा साहब से भी इसका जवाब लूंगा। मैं बिल्कुल आपको यही कह रहा हूँ कि इतलात हैं और मुसद्दिका इतलात हैं, और उसी बुनियाद के ऊपर ये बात की। और मैंने आपको बताया कि पहले जब और चीजें सामने आई थी वो भी अवाम के सामने रखी थी, अब भी खान साहब ने बातें अवाम के सामने रखी हैं। तो इसमें बिल्कुल मुल्क के जो इदारे हैं और अदालतें हैं उनको ये नोटिस देना चाहिए कि खान साहब की जो है जान की हिफाजत की जाए, क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क की सालमियत, जो लोगों में गम और गुस्सा है, उनको संभालने वाला इमरान खान ही तो है। आप देखें तो सही ना कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और किस उम्मीद के ऊपर लोग जो हैं वो इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये पता नहीं लोगों को? तो आप अगर उस चीज को बीच में डिसरप्ट कर देंगे, खुदा ना खास्ता सर वैसे एक बात मैं हसन खबर साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आ गया है कि इस बयान की वजह से जो इमरान खान साहब ने दिया, मेरी और मेरे वाले साहब यानी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जिंदगी को खतरात लाहक हो गए हैं। सिर्फ इतलात की बुनियाद पर इतना बड़ा बयान देना आपको लगता है मुनासिब है सर? ये फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल, देखें बात यह है कि इमरान खान का ये काम है जो इस मुल्क में हो रहा है उसके ऊपर बात करना और उनकी जान को जो खतरात हैं वो आवाम के सामने रखना। अब आपका क्या ख्याल है? देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम अभी होना होता है उसके बारे में इतला होती है। सही है। और इतला ज्यादा से ज्यादा मुसद्दिका हो सकती है। शवाहिद जो है वो तो एक वक़्वे के बाद आते हैं, तो शवाहिद तो पहले जो चीज अभी हुई नहीं उसके शवाहिद तो नहीं दिए जा सकते, इतला ही दी जा सकती है ना। तो जब इतला मिली है तो इमरान खान ने पूरी कौम को वार्न कर दिया है। और अगर कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इस बयान के बाद अदालत में ले जाती है और कहती है जनाब हम पर इतना, हमारी पार्टी के को चेयरमैन पर इतना संगीन इल्जाम लगाया, तो आप अदालत में जाके कहेंगे कि ये इतलात थी, हमने इल्जाम नहीं लगाई, ये इतलात थी, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। नहीं, देखें, इतलात भी ऐसे को हवा से इतला नहीं आ जाती। सही है। जब मुसद्दिका इतलात आप कहते हैं तो वो क्रेडिबल सोर्सेज से आती हैं। ठीक है। अगर इनका ख्याल है मुसद्दिका कि ले जा सकते हैं तो शौक से लेके जाएं। ठीक है, बात बिल्कुल। चले मैं आगे बढ़ता हूं सर। ठीक है, हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन मुर्तजा साहब, ये एक सीरियस एलिगेशन है, एक बहुत बड़ा इल्जाम है। सियासी इल्जाम तो हमारे मुल्क में लगते रहते हैं, एक दूसरे की पार्टी पर लगाते रहते हैं। आज मैंने देखा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी थे, कमर जमान कायरा साहब थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अदालत को कह रहे थे कि आप सुमोटो ले। सर आप अदालत क्यों नहीं जाते इस सारे मामले को लेके? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपकी आवाज बड़ी कट रही थी, एहसान साहब की भी आवाज बड़ी कट रही थी, मैं पूरा समझ तो नहीं पाया, लेकिन जो मुझे समझ आया है यही
ये है कि ये इल्ज़ाम जो है बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है, और यकीनन जी ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, बड़ा इल्ज़ाम है। सियासी इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहती हैं और खान साहब कहते रहते हैं कभी 35 पंक्चर और कभी कुछ, और फिर उनसे बदल जाना और कहना कि ये मेरा सियासी बयान था। लेकिन इसको हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। अच्छा। ये बड़ा ही सीरियस इल्ज़ाम है, और फिर उस शख्स पर इल्ज़ाम है कि जो दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है, जिसकी जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का दहशतगर्दी से हुआ है, शायद ही इतना किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान का हुआ हो। सही है। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी की जान का सौदा करें और पैसे दें, जो हमेशा इस मुल्क में अमन और भाईचारे की सियासत और रिकंसिलिएशन की सियासत सही है करने के कायल रहे हैं। हम किस तरह सोच सकते हैं? लेकिन खान साहब का एक तरीका है सियासत जो है वो है कि दूसरे आदमी को हमेशा डिफेंसिव रखना, उस पे इल्जाम तराशी करते रहना और बगैर किसी सबूत के। तो मैं आज अपने तहरीके इंसाफ के तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि ये इल्जाम की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको प्रोब होना चाहिए, अदालत में ये जाएं, वहां पे बेशक हमें भी पेश होना पड़े तो हम भी पेश होंगे, हम भी देखिए, इन्हें सबूत देना चाहिए। अगर तो ये कहते कि मेरे कत्ल की कोई साजिश हो रही है तो फिर तो ये था कि साजिश हो रही है, लेकिन वो तो कह हसन रहे मुर्तजा साहब बात आपकी दुरुस्त है, इल्जामात नहीं लगाने चाहिए, और अगर आपके पास इस तरह की इतलात है तो आपको अदालत जाना चाहिए। आज कमर ज़मान कहरा साहब, नैयर बुखारी साहब भी कह रहे थे कि अदालत इसका नोटिस ले। सर अगर आप पर संगीन इल्जाम लगता है और आप पे भी नहीं लगा, हसन मुर्तजा साहब पे नहीं लगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन पर लगा, तो आप अदालत जाएंगे? सर कर रहा हूँ कि उन्हें बिल्कुल जाना चाहिए खुद से भी, और अदालत को भी नोटिस लेना चाहिए। खान साहब का इल्जाम जो है वो पैसों का है कि पैसे दिए गए हैं, तो पैसों देने का तो कोई कहीं उन्होंने देखा होगा, किसी ने उनके करप्शन का पैसा बहुत है, इसलिए होगा, उनके जो ये बात सोर्स हैं उन्होंने इतला दी होगी, तो ये तो उन्हें साबित करना पड़ेगा। खान साहब इस तरह इल्जाम लगा के अगर चाहें कि वो भाग जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि नहीं, उन्हें अब भागने कोई नहीं देगा। ये इल्जाम उन्हें साबित करना पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान के वफाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और जो खान साहब कहते हैं ना कि मेरे पे हमला हुआ, खान साहब आपने तो उस हमले का मेडिकल भी नहीं करवाया। आपको बार बार कहा जाता रहा कि आप पे जो हमला हुआ है आपकी हुकूमत में हुआ है, पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं उस पे FIR जब दी है, उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आपने क्यों नहीं लिया? उस वक्त आप और नाम नहीं, वो प्लान बी था, उन्होंने कहा वो प्लान बी था, वो प्लान बी था, मजहब की आड़ में मुझे निशाना बनाने की कोशिश की गई, ये प्लान बी था। प्लान ए था जब 4 लोगों ने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, मैंने उसकी वीडियो बना दी। अब ये प्लान सी है, प्लान सी में जरदारी साहब का नाम। जान किसी ने क्यों लेनी है? उनकी जान किसी ने क्यों लेनी है? क्यों कोई उनकी जान लेगा? अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनको सेहत दे, और वो यहाँ पे रह के सियासत करें और अपना किरदार अदा करें। सही है, हम इसके कायल नहीं है, लेकिन झूठ की सियासत उन्हें नहीं करने देंगे। वो बिल्कुल इसका जिम्मेदार है, वो जवाब दे, वो साबित करें, अदालत में जाके करें। अदालतें तो आजाद है ना बकौल उनके, बिल्कुल उनके लिए अदालतें रात को भी खुलती नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि मुझे इस पर बात जरूर करनी थी आपसे, नो डाउट। लेकिन क्या वाकई में KP और पंजाब में इंतखाबात होंगे 90 रोज के अंदर? क्योंकि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। कल गुज़श्ता रोज हमने देखा मलिक साहब भी ये बात कर रहे थे कि जनाब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। तलाल चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तलाल चौधरी साहब, ये बताइएगा क्या ऐसा है कि पंजाब और KP में इंतखाबात मौखर किए जाए, यानी 90 रोज के अंदर नहीं हो, ऐसा है? देखिए, गुजारिश है कि हम तो इलेक्शन से हमें क्यों जरूरत है कि हम उसे डिले करें। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। सही है। और कई ऐसे फैसले जो कि इमरान खान करके गए हैं, और कई ऐसी चीजें जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के दीगर हालात, उस पर फैसला इलेक्शन कमीशन ने और जमातों ने करना है। हम तो इलेक्शन हमेशा लड़ने को तैयार होते हैं और हमें इलेक्शन डिले करने तो सर ये कैटेगोरिकली खान साहब ने कह दिया आर्टिकल 6 लगेगा अगर इंतखाबात 90 रोज के अंदर नहीं होते।
मलिक अहमद खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो फवाद चौधरी का मामला भी था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जनाब नई हल्का बंदियों के तहत भी हो सकते हैं। तो सर ये शोशा छोड़ा गया है या ऐसी इतलात हैं? बिल्कुल खान साहब, आर्टिकल 6 तो लगने चाहिए इस मुल्क में। सबसे पहले तो खान साहब जो इंकशाफात कर रहे हैं वो, और क्या कहते हैं उससे पहले जिस तरह वो मुसल्लत हुए, किस तरह वो आए, किस तरह उन्होंने पनामा में मियां नवाज शरीफ को सियासत से बाहर निकालने की साजिश की, वो खुद मुंह से कह रहे हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल वो साकिब नसार जैसे से और इमरान खान के बाकी साथियों पे लगने चाहिए। उन पे लग और रही बात आर्टिकल 6 की, तो वो तो शौक पूरा कर ले, लेकिन इंतखाबात जो है वो ऐसे कोई इंतखाबात तो नहीं हो सकते जो इमरान खान की ख्वाहिश हो। आइन के मुताबिक तो हो सकता है ना आइन। अच्छा, मैं चले हसन खावर साहब से। हसन खावर साहब, क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्यों आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, आपको क्यों अभाम पैदा हो चुका है कि ये केपी और पंजाब में इंतखाबात 90 रोज के अंदर नहीं होंगे जो आइन कहता है? देखें, दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि अगर आप आइन खोल के पढ़ लें तो उसके अंदर जो गवर्नर का किरदार है उसमें पहले ये लिखा है कि गवर्नर इलेक्शन की डेट देगा जो कि 90 दिन से ज्यादा नहीं होगी, और उसके बाद लिखा है कि वो एक केयर टेकर जो सीएम है वो उसको अपॉइंट करेगा। तो गवर्नर ने तो ये ड्यूटी अपनी पूरी नहीं की। दूसरी बात ये है कि ये आपने मलिक अहमद साहब की जो बात का हवाला दिया है, इस तरह की तो कई बातें गर्दिश कर रही हैं, और इस पे इलेक्शन कमीशन ने खत भी लिख दिया। अच्छा, अब हो क्या रहा है? देखिए, मेरी जो इस पे रीडिंग है वो ये है कि इलेक्शन तो ये नहीं करवाना चाहते, लेकिन इनको कोई वे आउट मिल नहीं रहा। इलेक्शन ये इसलिए नहीं कराना चाहते, इनको पता है हार जाएंगे, इस वक्त बड़े बुरे हालात में पार्टी है इनकी। अब हो क्या रहा है कि ना तो अदालतों के अंदर से कोई जगह मिल रही है, क्योंकि आइन इस चीज के ऊपर इतना वाज़ेह है कि उससे इनहराफ मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन, जिनके ज्यादातर फैसले तो काफी जानिबदाराना हैं, उन्होंने भी खत लिख दिया है गवर्नर्स को और कुछ डेट्स तजवीज भी कर दी है कि आप इसमें इलेक्शन करवा दें। इसका मतलब है कि ये सारे का सारा जो बोझ है वो इस वक्त उनके सर पे डाल दिया है जो इनके गवर्नर्स हैं। वो तो अब इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है ना, उन्होंने बोल दिया कि आप इस पे इस तारीख पे करवा। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब हुकूमत को अंदाजा हो रहा है कि शायद इलेक्शन करवाने पड़ ना जाए, तो एक तरफ वो ये बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ये टेस्टर भी लगा रहे हैं बात कर करके कि शायद कोई जगह मिल जाए। दिल इनका इलेक्शन करवाने का नहीं है, और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है। सर, ये ख्याल हो सकता है ना, ये किसी एक फर्द का ख्याल हो सकता है, ये खबर तो नहीं हो सकती ना सर। नहीं, खबर क्या मतलब? खबर देखें, खबर है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आइन खोल के आर्टिकल 105 पढ़े ना, उसमें गवर्नर ने पहले डेट देनी है इलेक्शन की, उसके बाद केयर टेकर सीएम बिल्कुल, और फिर 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। तक नहीं दी। ठीक है, 90 रोज के अंदर आइन बड़ा वाज़ेह है। ठीक है, मैं सर ये इसी का जवाब ना हसन मुर्तजा साहब से ले लेता हूं कि आप लोग इलेक्शंस करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती है कि आइन के अंदर रह के काम करना, तमाम सियासी जमातें कहती हैं, लेकिन आप प्रिसाइजली बहुत ज्यादा इस चीज को फोर्स करते हैं। हसन मुर्तजा साहब, सर इलेक्शंस हो रहे हैं ना 90 रोज के अंदर, कोई ऐसी परेशानी की बात तो नहीं है ना कि इसको डिले किया जा सकता है? मुझे आवाज कट कट के आ रही है, जरा रिपीट कर देंगे? जी जी सर, मैं कह रहा हूं कोई ऐसी परेशानी की बात तो नहीं है ना कि ये इलेक्शंस 90 रोज के बाद होंगे या 90 रोज के अंदर नहीं हो सकते, ऐसा तो कोई आपके जहन में अवाम नहीं ना? आप तो इत्तेहादी है ना पीडीएम के। मुझे आवाज नहीं समझ आ रही जी। अच्छा, चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो वापस आपको कनेक्ट करते हैं और कोशिश करेंगे आप तक जरूरी तौर पर पहुंच जाए, क्योंकि क्या वाकई में 90 रोज के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों यह अभाम हो रहा है? और 2 हफ्ते बाद खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में जो गुज़िश्ता रोज उन्होंने की थी उसमें दूसरा अहम पॉइंट यह था कि 2 हफ्ते बाद मैं मुकम्मल सेहतियाब हो जाऊंगा और उसके बाद मैं फिर रोडों पर हूंगा, फिर मैं एहतजाज करूंगा। तो क्या एक और लॉन्ग मार्च किया जा रहा है? एक और बार एहतजाज किया जाएगा? एक और बार इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाएगा? इसका जवाब भी लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन मुर्तजा, हसन खावर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैंने किया था कि क्यों अभाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहन में पैदा हो रहा है कि जनाब इलेक्शंस 90 रोज के अंदर नहीं होंगे, और खान साहब ने जाहिर सी बात है कहा है कि जनाब 2 हफ्ते बाद वो एहतजाज भी करेंगे। हसन मुर्तजा साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में है ना कि 90 रोज के अंदर पंजाब और केपी में इंतखाबात हो जाएं? अगर ये डिले होते हैं
किसी भी वजूहात की, मैं वजूहात की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन किसी भी वजूहात के तहत, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी अपनी हुकूमत के खिलाफ? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बहालिया जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरी इदारों के इस्तेमाल के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ा काम किया है। और अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि फिल और जो है वो इलेक्शन हो। अब तहरीके इंसाफ के जो खदशात हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि तहरीके इंसाफ ने इन असम्बलियों को बेतौकीर किया। आए रोज बच्चों का जैसे खेल होता है, इस्तीफे दे रहे हैं। नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी दिए उन्होंने, अब भी उन्होंने इस्तीफे दिए। पहले असेंबली डिसॉल्व कर दी, फिर कासिम सूरी साहब के जो गैर आईनी अहकामात थे वो उनके जरिए इसको बेतौकीर किया गया। फिर पंजाब के अंदर आप देख ले कि किस ढूंढे अंदाज से एक चलती हुई गवर्नमेंट को जो है वो फारिग कर दिया गया, और उसका जो इजहार है वो परवेज इलाही साहब कर चुके हैं। इनके लीडरों के बारे में जो उनके रिमार्क थे, लेकिन उन्होंने अपोलोजाइज किया उस पर। सर मैं आपको फिर मेंशन कर दूं, सारी चीजें नवाज चौधरी साहब की बेगम को कॉल करके माफी मांगी है कि कहीं ये इलेक्शन लेट हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी हुकूमती सतह पर कोई ऐसी साजिश हो रही है कि ये ना हो। सर मैं उसकी थोड़ी सी वजूहात आपको बताता हूँ हसन मुर्तजा साहब। सर देखें, IMF से आप डील करने जा रहे हैं, 80-85 रुपए पेट्रोल में बढ़ जाएंगे, आटा लोगों को मिल नहीं रहा है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि अगर आप इलेक्शंस कराएंगे तो आपको वोट कौन क्यों देगा? एक सवाल ये भी है ना, मौजूदा सूरत हाल तो बहुत ज्यादा खराब है। ये सारी नौबत से जिन्होंने पहुंचाया है जी, उनके लिए तो आप कह रहे हैं कि सर मैं आपकी बात, आपका ये नजरिया भी मान लेता हूं, तो सर आपको उसी वक्त इलेक्शन कराने चाहिए थे, पिछले साल अप्रैल में आपने हुकूमत बहाल करवाई। ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल थोड़ी है जी कि इलेक्शन करा दो। इलेक्शन से कोई खर्च नहीं होता, इलेक्शन हल है। आप एक हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया है कि उन्होंने इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने मजाक किया। जिस सतह पर 178 रुपए तक डॉलर कौन लेके गया है, सर अभी 265 में कौन लेके गया? सर फिर 40 का मिल रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? सर होंगे, मैं मौजूदा वक्त होती है, लेकिन आज 265 का भी तो है ना सर। इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पर और आइन के मुताबिक होने हैं। जो गैर आईनी करेगा, अगर किसी गैर आईनी तरीके से इंतखाबात डिले किए जाते हैं तो हमें नहीं पता कि उस पर आर्टिकल 6 लगता है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी पर एहतजाज भी करेगी। बात होगी सही, उस वक्त तो वो डिबेट हो। ठीक है, कि बिल्कुल ही जो इल्जाम तराशी नहीं सर, फिर आप लोगों ने भी तो इलेक्शन मुहिम चलानी है ना सर। आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून के साथ तो नहीं रहना ना। पंजाब में अगर आपने उनके साथ इलेक्शन मुहिम चलानी है, अलग चलानी है। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप लोगों की पार्टी के अंदर तैयारियां हो रही है इलेक्शंस की? तैयार है, कोई ऐसी गवर्नमेंट की सतह पर नहीं सोच कि इसको लेट किया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये टाइम पर इलेक्शन होंगे। मैं तलाल चौधरी साहब से भी इसका जवाब ले लेता हूं, फिर मैं हसन खावर साहब की तरफ आऊंगा। तलाल चौधरी साहब, सर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है आप, मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत में, PDM की हुकूमत है। सर ये बताइएगा, पंजाब और KP की असेंबली तहलील हो चुकी है, आप लोगों ने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाया, लेकिन अब हल्का बंदियों का शोशा छोड़ा गया, या वाकई में 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे? कोई ऐसा मामला नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो मेरे इल्म में आया है, मुश्तरका मुफादात की कौंसिल, जिसमें चारों CM होते हैं। इमरान खान की सरबराही में, इमरान खान के होते हुए उन्होंने कोई फैसला किया था कि नए इंतखाबात हर सूरत नए सेंसस पर ही होने चाहिए, और ये इमरान खान फैसला करके गए हैं। अगर शायद आप उस फैसले की बात कर रहे हो, हमने तो कोई नया फैसला नहीं किया। ठीक है, तो सर ये नवाज शरीफ साहिबा जो आई, मरियम नवाज साहिबा जो आई हैं, और नवाज शरीफ साहब जो नहीं आ रहा है, इलेक्शन मुहिम तो उन्होंने आगे चलानी है ना नवाज शरीफ साहब ने, और ये बात आपने बोली है। और मरियम नवाज साहिबा ने आज ऐलान भी किया कि नवाज शरीफ साहब जल्दी आएंगे, लेकिन 3 महीने के अंदर इंतखाबात होंगे। पंजाब आपने अपने पास रखना है अगर आपने विफाक में दोबारा इंतखाबात करने हैं या वहां पर हुकूमत बनानी है। तो सर क्या ये वजह नहीं है? लोग इसको भी रिलेट कर रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे टाइम पर। देखिए, गुजारिश ये है कि ये लोग आज भी इनके पास हुकूमतें हैं, गिलगित की, आजाद कश्मीर की, और आज भी ये सेनेट में बैठे हैं, आज भी ये कभी इस्तीफे अपने वापस लेते हैं कौमी असेंबली से, आज भी ये सारी चीजें, और उसके बावजूद ये कहते हैं जी इलेक्शन हम मुलतवी करवा रहे हैं, फलाना हम मुलतवी कर रहे हैं।
ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पिछले दिनों में मिले हैं अहमद जोकर साहब, और उनके साथ एक दो और पीटीआई के लोग। जरा उसकी रुदात भी सुन लें। वो खुद कह के आए हैं कि इलेक्शन जब भी करवाएं आप इकट्ठे करवाएं, ये उनकी ख्वाहिश है। हम तो चाहते हैं कि आइन के मुताबिक हो, और आइन में दिए गए जो लवाजमात हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, वो भी पूरे होने चाहिए ताकि फेयर एंड चलें सर, मूविंग फॉरवर्ड सर, हसन मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा, मरीम नवाज साहबा आज आई, उन्होंने खिताब किया, खिताब में उन्होंने कहा कि आप एतमाद रखें, यही इसहाक डार मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है बहुत बुरी है। आप खान साहब की तरफ इशारा करते हैं, वो बात अपनी जगह सही होगी, 178 का डॉलर था, आज 265 का डॉलर है। आप एज ए इत्तेहादी मौजूदा हुकूमत के, आपको एतमाद है इसहाक डार साहब बेहतर कर देंगे? देखिए जी, ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया है, इसे सियासतदानों ने ही चलाना है। इसहाक डार साहब इस मुल्क के सियासतदान भी हैं, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जो काविशें हैं वो कर रहे हैं कि ये मुल्क का जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अब देखिए क्या हो सकता है इससे बेहतर कि एक हुकूमत जो है वो तमाम तर जिम्मेदारियां अपने सर डाल के बैठी हुई है। इस मुल्क में अगर इमरान खान साहब और रह जाते तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। और आपको सियासी तौर पर तो फायदा होता ना सर, अब आप वो चीज लेके किस तरह जाएंगे इलेक्शंस में? जी जी सर बोलें। मेरी अर्ज सुने ना, अगर उनकी इतनी कामयाब हुकूमत होती तो उस वक्त उनके इत्तेहादी उन्हें छोड़कर ना जाते। सही है। उनकी तो अपनी सारी पार्टी जो थी अपोजिशन के साथ राब्तों में थी कि आप आने वाले इलेक्शन में हमें टिकट दें, हम तो इस अजाब में फंस गए हैं। अब आप परवेज इलाही साहब की बातें अगर सुन ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस हद तक खुशी से उनके साथ हैं। तो ये सारी चीजें ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन ने अपने गले डाल ली ताकि मुल्क जो है वो बड़े बहरान से बच जाए और इस मुसीबत से निजात मिल जाए। और सर लेट्स सपोज, सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, अभी आप इलेक्शंस कराते हैं, अवाम जाहिर सी बात है मौजूदा वक्त की जो हुकूमत होती है ना उसकी कारकर्दगी को देखती है। आटा मिल नहीं रहा, 265 का डॉलर है, मुश्किलात बहुत है, बेरोजगारी ज्यादा है। अगर आपको वोट नहीं मिलते, खान साहब को वोट मिल जाते हैं, तो फिर आपका वो नैरेटिव कि खान साहब रह जाते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता, वो कहा जाएगा? जिस वक्त हमने वो फैसला किया था उस वक्त मुल्क बचाना जरूरी था, पार्टी बचाना जरूरी नहीं था। सही है। हम पार्टियों ने जो इत्तेहादी थे, हमने तो अपनी पार्टियों का अपना पॉलिटिकल नुकसान करके भी इस मुल्क को बचाया। हमने तो नहीं कहा कि आप हुंडी के जरिए पैसे भेजो, हमने तो नहीं कहा कि आप बिजली के बिल जला दो, हमने तो नहीं कहा कि ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि ये दिवालिया नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि लोगों में एतमाद बढ़े, लोग जो है वो उनका बिजनेस स्टेबल हो, इकोनॉमी स्टेबल हो, उसके लिए हम अपनी पार्टियां बर्बाद करके भी हम चाहते हैं कि ये मुल्क बचे और इस मुल्क के शहरी बचे। चलें, तो हसन खबर साहब हमारे साथ मौजूद है, हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमान आप तीनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मईशत पर हमें आखिरी सेगमेंट में, क्योंकि डॉलर जो है ना इस वक्त वो बेलगाम हो चुका है, 265 रुपए का एक डॉलर मिल रहा है। और उसके बाद अभी मिनी बजट आने वाला है, मिनी बजट में जो तूफान आएगा महंगाई का उसको शायद कोई रोक नहीं पाएगा। और वो यकीन जानिए अब तो गरीब आवाम की बात नहीं की जाती, मुतवस्सित तबके की बात की जाती है, मिडिल क्लास की बात की जाती है और अपर मिडिल क्लास की बात की जाती है। वो भी अब अपना घर चलाने में मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। एक इंसान के बस की बात नहीं रही है एक घर चलाना। इस पर मजीद बात करेंगे, माहिर माशियत हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इसहाक डार की अना की कीमत चुकाने के बाद रुपए की डॉलर के मुकाबले में गिरने की रफ्तार आहिस्ता होने लगी है, जिसकी बड़ी वजह IMF की अगले हफ्ते मुतवक्का आमद है। वैसे हर आने वाला दिन रुपए की कदर में भारी गुजर रहा है, लेकिन जुमेरात को तो जनाब जैसे तमाम ही रिकॉर्ड टूट गए। बैंकों के पास डॉलर एक दिन में 24.5 रुपए महंगा हुआ, जो जुम्मे को तकरीबन 4 रुपए मजीद बढ़कर 262 पर बंद हुआ है। रुपए की इस बेकदरी का सिलसिला बुध से शुरू हुआ, जब मनी एक्सचेंजर्स ने मिलकर डॉलर पर डार साहब का चढ़ाया हुआ मसनूई खला उतार दिया था। फिर क्या था, ओपन मार्केट में डॉलर
3 रोज में 238 से बढ़कर 270 की सतह पर आ गया। इस तरह बैंकों और मनी एक्सचेंजर्स के दरमियान डॉलर का फर्क अब भी 8 रुपए है, जबकि ब्लैक मार्केट में डॉलर इससे भी ऊपर में ट्रेड कर रहा है। अदायगियों तले दबे पाकिस्तान के ज़र बादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं। पाकिस्तान ने 2019 में IMF से 6 अरब डॉलर कर्ज का मुआहदा किया, मगर नवंबर में IMF ने शराइत ना मानने पर किस्त देना बंद कर दी थी। रुपया सस्ता करते ही IMF वफ्द ने भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जनाब, इसी पर मजीद बात करेंगे, क्योंकि रुपये का जिम्मेदार कौन है, लोग ये सवाल करते हैं। हमारा एक सेगमेंट होता है आवाज़े खल्क, उसमें हम आवाम की राय जानते हैं कि आवाम की नजर में रुपए जो रोजाना की बुनियाद पर गिर रहा है, आप सोचिए $1 265 रुपए का, इसका जिम्मेदार कौन है? जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज ही अगर डॉलर की कीमत बढ़ी है तो साथ ही सारे रॉ मटेरियल की, वो चाहे किसी ने स्टॉक भी किया हुआ है, उन्होंने कीमत बढ़ा दी है। देखें जी, जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कदर गिर रही है, इससे बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बहुत शेक हो रहा है। ट्रेवल ट्रेड में ज़्यादातर नुकसान हमें इस चीज़ का हो रहा है कि रातों रात डॉलर का रेट 270 तक पहुंच गया है। उम्रा पैकेज हमारे इतने महंगे हो गए कि गरीब आदमी के अब बस की बात नहीं रही। सुबह को डॉलर का रेट कुछ और है, रात को कुछ और है। कारोबार की भी कंडीशन इतनी बुरी तरह मुतासर हो गई है कि कोई बंदा बता नहीं सकता। ये जिम्मेदार शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और कौन है इसके जिम्मेदार? ये गरीब अवाम अभी कहाँ जाएगी, परेशान होगी। ये हुक्मरान हमारे जो हैं उनकी हवस ख़त्म ही नहीं हो रही। जब आप मुल्क को नोच खाया आपने और पैसा सारा बाहर भेज दिया अपनी जायदादें बनाने के लिए, तो अंजाम तो ये होना ही है ना। जनाब फारूक सलीम साहब माहिर माशियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। पूछते हैं जनाब, जब ये मिनी बजट की बाज़गश सुनाई दे रही है, मिनी बजट आएगा, क्या सूरत हाल होगी? डॉलर इतना महंगा हो गया है, क्या होने जा रहा है आने वाले वक्तों में? पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें भी की जाती हैं। फारूक सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक साहब, सर ये 265 का डॉलर, अभी भी 7 से 8 रुपए का फर्क है जनाब। ओपन मार्केट में और बैंक के जो रेट होते हैं उस पर इतना फर्क नजर आ रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि IMF से किस्त गालिबन शायद अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। आपको लग रहा है 265 पे रुका रहेगा डॉलर, या इसके नीचे आने के कोई इम्कानात हैं? देखिए, पिछले 4 से 5 महीने में 2 चीजें हुई हैं। एक आलमी मंडियों में डॉलर ने तकरीबन हर करेंसी की पिटाई की है। जो बरतानिया का पाउंड है वो भी गिरा है, जो यूरो है यूरोपियन यूनियन का, उसकी भी डॉलर ने पिटाई की है, और जापान का जो येन है उसकी भी डॉलर ने पिटाई की। हमारे मुल्क के अंदर ये हुआ कि एक माशी पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत मसनूई तरीके से हमने अपने रुपए की कदर को रोक के रखा। जो पिछले 2 या 3 दिनों में हो रहा है रुपए के साथ हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ये उसी गलत माशी पॉलिसी का नतीजा है कि हमने 4-5 महीने इसको रोक के रखा, जबकि सारी में डॉलर जो है वो सभी करेंसी के सामने चढ़ता चला जा रहा था। तो ये नतीजा तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारी अपनी गलत माशी पॉलिसी थी, उसके नतीजे ये नतीजा जो है ये हमारे सामने आया। अब फ्यूचर में क्या होने लगा है, देखिए, एक तो जो इमीडिएट इफेक्ट होता है जब रुपया गिरता है, खास तौर पे वो ममालिक जिनका इन्हिसार इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। अब कि हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है, खाने बनाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, अद्वियात, दालें, कपास, कोयला, LNG, सब चीजों की कीमत जो रुपयों में है वो बढ़ जाती है। सही है। अभी हुकूमत के अदाद शुमार हमें ये बता रहे हैं कि जो महंगाई की शरह 25% है, मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन ये महंगाई की शरह जो है ये 30-35% तक पहुंच जाएगी। सर 37 कह रहे हैं, वैसे 37% कह रहे हैं जो महंगाई की शरह है तकरीबन इस वक्त। जी दोबारा बता दीजिए। मैंने कहा सर 37% कहा जा रहा है महंगाई की शरह इस वक्त है, लेकिन जाहिर सी बात उसको जाहिर नहीं किया जाता, लेकिन ऑन ग्राउंड 37% है, 37। नहीं, 2 चीजें हैं। जो 35% आप बता रहे हैं वो कहलाता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 25% है। मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर आपको बता रहा था। ठीक है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहलाता है जो हुकूमत के दाद शुमार है, उसमें ज्यादातर खाने पीने की चीजें हैं, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो टोटल इंडेक्स। अच्छा सर, एक चीज ये भी होती है ना, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आपके सवाल कर सकूं। सर ये बताइएगा, डॉलर बढ़ता है, कहते हैं डॉलर
मुल्क में कम है इसलिए उसकी मांग में इजाफा होता है, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, फिर जब डॉलर मुल्क में आ जाता है तो डॉलर की कीमत कम हो जाती है। अब तो सिचुएशन अलग है। IMF ने पहली शर्त ये रखी थी कि आपने जो इतना ये 40-45 रुपए का फर्क रखा हुआ है, मसनूई तौर पर रुपए को मुस्तहकम रखा हुआ है, इसको खत्म कीजिए। ये खत्म हो गया, तकरीबन 40 रुपए बढ़ गए डॉलर में। अब ये वापस आएंगे जब IMF की किस्त आएगी या नहीं होंगे? जी, बुनियादी जो फोर्स है जो रुपए को कमजोर करती है वो हमारा तिजारती खसारा है, या उसको कहते हैं कि अकाउंट का खसारा है। जब पाकिस्तान जो है वो 70-75 अरब डॉलर की सालाना इंपोर्ट करता रहेगा और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30-31 अरब से नहीं बढ़ेंगी, तो फिर जैसे आपने कहा कि जो डॉलर की सप्लाई है वो सप्लाई जो है वो 31 अरब की है, जो डिमांड है 75 अरब की है, तो इसका मतलब कि रुपए के ऊपर मुसलसल प्रेशर रहेगा जब तक ये खसारा खत्म नहीं होता। रुपया और ये 265 पर रहेगा या ये 300 तक जाने का इम्कान है? इसमें भी खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कहा था कि अगर हम इकदाम ना उठाते तो ये 300 पे चला जाता, और हमने इसको रोका जब एकदम से 128, 130 से 170 के करीब गया था। अब तो सर ये 250 के करीब आ गया है, तो ये 300 पे चला जाएगा नहीं जाएगा? देखिए, रोकने का कतन कोई तरीका नहीं। अप्रैल 2022 जिस महीने पीटीआई की हुकूमत गई है, पीटीआई की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा, ट्रेड का खसारा, तजारत का खसारा छोड़ के जा रही है। 45 डॉलर का अप्रैल के महीने में हमारा सालाना जो तजारत का खसारा था वो पाकिस्तान की तारीख में इतना बुलंद कभी नहीं है। उसी के नतीजे में रुपया जो है वो कमजोर होता है। ठीक है। अच्छा सर, ये मिनी बजट आने की बातें की जा रही हैं, ये भी IMF की जाहिर सी बात है शराइत में से एक थी कि आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, आपने दीगर चीज़ों की। यहाँ पे तो आटे की कीमत में भी मार्केट के रेट अलग हैं, दिखाने के रेट अलग हैं। तो सर ये मिनी बजट के बाद क्या सूरत हाल होगी? देखिए, जो 3 या 4 बड़ी शराइत हैं, सबसे बड़ी शर्त तो यही थी कि रुपए को उसकी हकीकी मार्केट वैल्यू पे लाया जाए। आई थिंक ये शर्त जैसे ही हमारी तरफ से पूरी होने चली है, IMF ने इजहार कर दिया कि वो अपना मिशन भेजने के लिए तैयार है। दूसरा, आई थिंक जो बिजली के शोबे में खसारा आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए एक IMF कह रहा है कि इस खसारे को खत्म करने के लिए आपको बिजली के टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे। सही है। मेरा तखमीना ये है कि 7 या 8 रुपए बिजली का रेट बढ़ाना पड़ेगा। जो गैस का है उसमें लगभग 50% का इजाफा करना पड़ेगा, और इसी तरह पेट्रोल की मद में लेवी टैक्स भी तो है, पेट्रोलियम लेवी या जनरल सेल्स टैक्स इजाफी लगाना पड़ेगा। और ये अंदाजन कितना होगा? तकरीबन 40-45? देखिए, मेरा ये ख्याल बन रहा है कि तकरीबन 20 से 25 रुपए फी लीटर का इम्पैक्ट आएगा पेट्रोल और डीजल के ऊपर। अच्छा। जो दिया जा रहा है कि शायद ओबरा जो है उससे कहीं ज्यादा जो है उसकी सिफारिश कर रहा है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम लेवी और GST की मद में देखा जाए तो फिर कहीं 20 से 25 रुपए इजाफा बनता है। सही है। लेकिन जिस से रुपया गिरा है मुमकिन है कि इजाफा उससे भी ज्यादा करना चलें, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनाब आने वाला वक्त पाकिस्तानियों के लिए बेहतर साबित हो। फारूक सलीम साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल खराब है, पेट्रोल जाहिर सी बात है आने वाले वक्तों में महंगा होगा, अजनास की कीमतें महंगी होंगी, डॉलर ऑलरेडी महंगा हो चुका है। लेकिन इसमें इस सारे मामलात में एक अच्छी, आप कह सकते हैं थोड़ी सी अच्छी खबर यह है कि IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी है पाकिस्तान आने की, और उम्मीद की जा रही है कि जनाब जो ये ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर रह गए, इसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा आफाका होगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।